एक अमीर आदमी की शादी बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की से हो गई। लेकिन वो अमीर आदमी इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसे चला भी नहीं जा रहा। उस आदमी के नौकर ने एक बाबाजी को अपने मालिक की हालत बताई, तो बाबाजी ने नौकर को मालिक के कमरे में रात के वक्त झांकने को कहा। नौकर ने रोशनदान से जब अपने मालिक के कमरे में देखा, तो मालकिन जैसे ही मालिक के पास गई, तो नौकर की तो चीख निकल गई। अपने मालिक की गिरती हुई हालत देखकर मैं बहुत ही परेशान था। न जाने अचानक ही मेरी सेहतमंद और हट्टे-कट्टे मालिक को क्या हो गया था। इनके लिए चलना भी दूभर हो गया। सुबह जब वो अपने कमरे से निकलते तो उन्हें देखकर ऐसा लगता कि सारी रात बहुत मेहनत की हो, रात में सोए भी ना हों। मैंने कई दफ़ा मालिक से पूछा भी कि उन्हें कोई तकलीफ़ है या परेशानी, लेकिन मालिक ने कहा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई न कोई बात तो ज़रूर थी। जब वह सोकर उठते तो उनकी हालत हर सुबह खराब नज़र आती। मैं मालिक के साथ उस वक्त से था जब मालिक ने होश संभाला था। मेरे पिता मालिक के पिता के नौकर थे। मैं भी उनके साथ गांव से शहर चला आया और यहीं रहने लगा। मेरे लिए मालिक प्रताप अपने इकलौते बेटे थे और मेरे शहर आने से उन्होंने एक दोस्त मिल गया। मैं मालिक के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता। वो खिलौनों से लेकर किताबों तक हर चीज़ मेरे साथ बांटते और हम हर वक्त एक साथ रहते। मैंने अपने और मालिक के दरमियान कभी मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं महसूस किया। हम दोनों के बीच इस कदर गहरी दोस्ती थी कि हम बिना कहे ही एक दूसरे की बात जान लिया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हम दोनों ही एक साथ जवान होते गए और मैं अपने मालिक का सबसे वफादार नौकर बन गया। मेरे मालिक बहुत रईस थे, लेकिन इससे ज़्यादा वो दिल के बहुत अच्छे थे। मालिक मुझ पर हद से ज़्यादा विश्वास करते और मैंने भी एक वफादार नौकर का फ़र्ज़ निभाया। मालिक और मेरा रिश्ता वक्त के साथ इतना मजबूत हो गया था कि हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। मुझे तो अपने सगे बहन भाई भी याद नहीं आते। मैं बहुत कम ही अपने गांव जाया करता था, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे मालिक ही मेरे भाई थे। मालिक को भी मेरे बगैर रहने की आदत नहीं थी। वो हर छोटी से छोटी बात को मेरे साथ शेयर करते। उनके बड़े से बंगले में मेरी हैसियत बहुत ख़ास थी। सारे नौकर मैं हुक्म मानते थे और मैं मालिक के कहने पर चलता था। मेरे पिता बूढ़े हो गए थे, अब वो गांव वापस लौट गए और मैं शहर रह गया, जबकि मेरे मालिक प्रताप के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। माँ बाप की अचानक मौत ने मेरे मालिक को पूरी तरह तोड़ के रख दिया। बड़े मालिक और मालकिन के गुजरने के बाद मैं अपने मालिक प्रताप के साथ एक साए की तरह रहने लगा। इस बड़े से बंगले में मेरे मालिक तन्हा रह गए और उनकी तन्हाई को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए हर वक्त मैं उनके इर्द गिर्द रहता और उन्हें खुश करने की कोशिश करता। बड़े मालिक अपने जीते जी ही मालिक का रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से तय कर दिए थे। शादी होने ही वाली थी, लेकिन यह हादसा हो गया। कुछ दिन बाद मेरे मालिक प्रताप और आरती की शादी हो गई। मेरी मालकिन आरती दुल्हन बनकर मालिक के घर आई। वो बहुत ही अच्छी और खुशमिजाज थी। उनके आने से मालिक के चेहरे पर खुशी आ गई और वो आरती मेम साहब के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगे। आरती मेम साहब बहुत ही अच्छी थी। मेरे मालिक उनके साथ बहुत खुश रहते, लेकिन किस्मत ने उन दोनों के साथ बेवफाई कर दी। उन दोनों का साथ ज़्यादा अरसे तक ना रह सका। शादी के कुछ ही महीनों बाद आरती मेम साहब प्रेग्नेंट हो गई। मालिक के चेहरे की खुशी तो देखने लायक थी, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो मौत ने आरती मेम साहब और उनके बच्चे को अपना निशाना बना लिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त अचानक ही मालकिन की हालत बिगड़ने से उनका बच्चा और वो खुद मौके पर ही मौत की आगोश में चले गए। अपनी पत्नी की अचानक मौत की खबर ने प्रताप साहब को तो तोड़ कर रख दिया। वो इस कदर बच्चों की तरह रो रहे थे कि मेरे लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। मालिक के दुख ने मुझे भी बहुत सदमा पहुंचाया। मेरा वह मालिक जो बचपन से ही मेरे साथ रहता, वक्त ने उसे बहुत गहरे जख्म दे दिए। मैं कोशिश करता कि मैं मालिक का ध्यान बटा सकूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मालिक के पहले माँ बाप चले गए और फिर पत्नी की अचानक मौत हो गई। मेरे मालिक पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। मालिक अब हर वक्त खामोश रहते। वो पहले की तरह अब हंसते मुस्कुराते नहीं थे और ना ही मुझसे ज़्यादा बात किया करते।
वो खामोशी से अपने काम करते और आधी रात घर लौटते और अपने आप को कमरे में बंद कर लेते। जिंदगी को किसी बोझ की तरह काट रहे थे। अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुखता। कभी कभी मैं सोचता कि भगवान ने उन्हें बेपनाह दौलत दी है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में खुशियाँ बहुत थोड़ी ही लिखी हैं। मुझे मालिक का दुख देखा नहीं जाता। मैं हर वक्त अपने मालिक की खुशी की दुआएं मांगता। मैं उन्हें दोबारा जिंदगी की तरफ लौटता देखना चाहता था। जब भी मालिक घर पर होते तो मैं उनका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन उनका खामोश चेहरा किसी तरह भी न खिलता। मालिक ने तो घर में रहना ही कम कर दिया था। न जाने वो सारा दिन कहाँ फिरते रहते। उन्होंने तो मुझे भी अपने साथ रखना छोड़ दिया था। जब भी वह घर होते तो मालकिन की तस्वीरें देखकर उनसे बातें करते, जैसे कि मालकिन आज भी उनके साथ हो। मालिक के दिल में क्या था कोई नहीं जान सकता। वो अपनी तकलीफ किसी से बयां नहीं करते थे। मुझे मालिक की हालत देखकर डर लगता कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार न हो जाएं। वो नींद की गोलियां लेने लगे थे। उसके बगैर तो उन्हें नींद आती ही नहीं थी। एक दिन मेरे हैरत की इंतहा न रही जब अचानक मालिक एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की को लेकर आए और मुझे आवाज़ देकर कहने लगे, सुरेश देखो, मैं तुम्हारे लिए मालकिन लेकर आया हूँ। तुम चाहते थे ना कि मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँ, इसलिए मैंने शादी कर ली है। मालिक के लहजे में खुशी की खनक थी, जो मैंने बहुत अरसे के बाद महसूस की थी। लेकिन मालकिन के नाम पर मैं चौंक गया था। हैरत से मैंने मालिक के बगल में खड़ी हुई लड़की को देखा। ये चेहरा मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो कम उम्र और खूबसूरत सी लड़की मालिक से उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी थी और खामोशी से मालिक का हाथ पकड़े रखी थी। मुझे हैरत से इस बात से थी कि अचानक मालिक की ज़िंदगी में ये लड़की कहाँ से आ गई। मैं तो हमेशा मालिक के साथ साए की तरह रहता था, मगर मैंने इस लड़की को आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन मैं था तो एक नौकर ही, इसलिए यह बात मैं मालिक से पूछने की हिम्मत नहीं रखता सकता। लेकिन मालिक के चेहरे की खुशी ने मुझे भी खुश कर दिया और मैंने भी दिल से नई मालकिन का इस घर में स्वागत किया। मेरी नई मालकिन का नाम सुप्रिया था और वह बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और चंचल थी। उनकी उम्र ही ऐसी थी जहाँ पर लड़कियाँ चंचल हुआ करती हैं। मैं मालकिन की चंचलता को देखकर खुश हो गया कि वो मालिक को हर वक्त खुश रखेगी। वो घर को जिस नज़र से निहार रही थी, उन्हें देखकर लगता था कि उन्होंने आज तक ऐसा आलीशान घर नहीं देखा। वो घर को घूम घूम कर देख रही थी और मालिक यह सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मालिक की आंखें एक बार फिर रोशन हो गई थी और घर के बेजान दीवारों में जैसे जान आ गई हो। सुप्रिया मालकिन के आने से घर में रौनक आ गई थी। वो खूब उछल कूद करती और मुझ पर हुक्म चलाती और मुझसे तरह तरह के पकवान बनवाती। मैं मालकिन के इशारों पर दौड़ दौड़ के काम करता, क्योंकि जब से मालिक मालकिन को घर लेकर आए थे, वो दफ्तर से भी जल्दी लौट कर आने लगे और ज़्यादातर वक्त वो मालकिन के साथ गुजारते। उन दोनों के बीच बहुत प्यार था। मालकिन हर रात किसी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर किचन में आती और मुझसे बादाम का दूध तैयार करवा के मालिक के कमरे में ले जाती। मैं मालकिन का सजना संवरना देखकर हैरान हो जाता, क्योंकि उनकी शादी को 2 महीने से ज़्यादा होने वाले थे और वो अभी तक नई नवेली दुल्हन की तरह ही सजती संवरती थी। गुजरे इन दिनों में मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो गया था कि नई मालकिन किसी गरीब घराने से है। छोटी छोटी चीज़ों को भी देखकर बहुत खुश होती और मालिक से भी नई नई फरमाइशें करती। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मालिक के चेहरे पर भी खुशी नजर आने लगी थी। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा था, वह मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि मेरे मालिक दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उन 2 महीनों में वह पूरी तरह ढल गए थे। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ में आ गया कि मुझे वहम नहीं हुआ। मालिक सच में ही दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहे थे। वो दफ्तर भी छुट्टियां लेने लगे थे, लेकिन इससे पहले वो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अपने काम से छुट्टी नहीं करते थे। मैं देख रहा था कि मालिक का सांस फूलने लगा था और उनका चलना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ा सा चलने पर ही वो हाँफने लगते और थक हार कर अपने कमरे के बिस्तर पर जाकर लेट जाते, जबकि मैं उनका पूरी तरह ख्याल रख रहा था और नई मालकिन भी मालिक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती। वह मालिक को मेरे सामने ही ताकत की चीज़ें खिलाती, लेकिन मालिक की हालत दिन ब दिन गिरती ही जा रही थी।
मालिक बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगी थी। वह मुझे भी मालकिन की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि मेरा मालिक के साथ दिल का रिश्ता था और मैं मालिक को हमेशा खुश देखना चाहता। और बहुत अरसे के बाद तो मालिक की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आई थी, लेकिन न जाने उनको क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी की नज़र उनकी खुशियों को खा गई है। मालकिन ने कई बार मालिक को डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन मालिक ने इनकार कर दिया। मालकिन के लाख इसरार पर भी मालिक डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुए। उनके फैसले को कोई बदल नहीं सकता था, इसलिए मालकिन भी उनके आगे चुप हो गई। उनकी हालत देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मेरे कई दफ़ा पूछने पर भी मालिक ने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन मैं अपने किसी काम से बाहर गया तो मैं एक बाबा जी से मिलने चला गया। मैंने बाबा जी से अपने मालिक का हाल बताया तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि रात को अपने मालिक के कमरे में देखना, जब तुम्हारी मालकिन मालिक के साथ हो। पहले तो मुझे बाबा जी की बात समझ न आई, और जब समझ में आई तो मैं हैरान रह गया कि मैं रात को अपने मालकिन को एक साथ उनके कमरे में कैसे देख सकता हूँ। ये तो बड़ा गुनाह है। लेकिन बाबा जी ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए तो तुम्हें रात को अपने मालकिन को देखना ही होगा। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे अपने मालिक की सेहत ज़्यादा प्यारी है, इसलिए मैं उनकी खातिर ज़रूर रात को उनके कमरे में देखूंगा। न जाने बाबा जी मुझे क्या दिखाना चाहते थे। मालिक का कमरा पीछे बगीचे की तरफ था, जहाँ ऊपर की तरफ एक रोशनदान था। मैं रोशनदान पर चढ़ गया और जैसे ही मालकिन कमरे में आई तो वह हर रोज़ की तरह सजी संवरी थी, और जैसे ही मालिक के बिस्तर के पास पहुंची, उसके बाद उन्होंने मालिक के साथ जो किया, मेरी तो चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ का गला घोटा और कमरे के अंदर का मंजर देख रहा था। मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। सारा मंजर देखकर मैं हकीकत जान गया था और वापस अपने सर्वेंट क्वार्टर में आ गया। अगली सुबह मालिक की हालत बहुत ख़राब थी। वह बहुत मुश्किल से नाश्ते की टेबल तक आए थे। मालकिन ने गरम गरम दूध का गिलास मालिक के आगे रखा। मैं खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। रात वाला मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आता और मैं खौफ से कांप जाता। मैं अपने मालिक की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। मैं मालिक को कैसे बताता कि मैंने उनके कमरे का मंजर रात को छुप कर देखा है। मालकिन हमेशा की तरह चंचल और खुश थी और मालिक से बातें कर रही थी, लेकिन मालिक बहुत बुझे बुझे थे। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी और वो बहुत मुश्किल से दफ्तर के लिए निकले थे। मैं अपना काम करता रहा और जब सारे कामों से मुझे छुटकारा मिला तो मैं सीधा उस बाबा जी के पास गया। मुझे देखते ही बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, लगता है तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। मैंने सर झुकाकर हामी भर दी तो वो कहने लगे कि तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम्हारे मालिक के साथ क्या परेशानी है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देख लो। मैंने बाबा जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप ही ये बताइए कि मैं अपने मालिक की मदद कैसे कर सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, बस एक रात अपने मालिक की जगह उनके कमरे में मुझे बिठा दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर तो मैं परेशान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है कि मालिक की जगह बाबा जी को उनके कमरे में पहुंचा दूं। मालिक को मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा है और जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। लेकिन कुछ भी करके मैं अपने मालिक को इस मुश्किल से छुटकारा दिलाना चाहता था, इसलिए एक रात मैंने मालिक को पहले ही नींद की दवा दे दी थी। और इससे पहले कि मालकिन बादाम वाला दूध लेकर उनके कमरे में जाती कि मैंने बाबा जी को पिछले रास्ते से मालिक के कमरे में पहुंचा दिया और मालिक को अपने सर्वेंट क्वार्टर में ले आया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन मैं अच्छाई की नीयत से यह सब कर रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह सब जानने के बाद मालिक मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। दिल में खौफ भी था कि कहीं मालिक मुझे ही ना गलत समझ बैठें। मालिक बहुत ही गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें अपने क्वार्टर में छोड़ दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद करके वापस रोशनदान की तरफ चला आया। मैं देखना चाहता था कि बाबा जी किस तरह मेरे मालिक को इस मुश्किल से छुटकारा दिलवाएंगे। जैसे ही मालकिन कमरे में आई तो वह मालिक की जगह बाबा जी को कमरे में देखकर हैरान रह गई और गुस्से से पूछने लगे कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं एक नेक इंसान को इस मुसीबत से निकालने के लिए यहाँ आया हूँ।
क्योंकि तूने उसे अपने स्वार्थ के लिए बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तू जानती है तू जो कुछ भी कर रही है वह कुदरत के खिलाफ है और इसी वजह से तेरे पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन तुझे उसकी हालत पर रहम नहीं आ रहा और वो तेरी खातिर सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है। मालिक ने गुस्से से कहा, ये मेरा और मेरे पति के बीच का निजी मामला है। वो हमेशा ही मुझे खुश करने में नाकाम रहते हैं, इसलिए मजबूरन मुझे उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। शादी की पहली रात से लेकर आज तक मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई है। मैंने उन्हें हर तरह की दवाई और इंजेक्शन लगा कर देख लिया, पर वो कभी मुझे सुकून नहीं दे पाए, इसलिए मुझे उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। उस बाबा जी ने कहा कि तुमने अपनी खुशी के लिए जिस तरह की दवाई और इंजेक्शन लगाए हैं, उससे एक सीधा साधा इंसान मौत के घाट पर उतरने वाला है। इलाज की ज़रूरत उसे नहीं बल्कि तुझे है, क्योंकि तुम्हारी शारीरिक ख्वाहिश हद से ज़्यादा है, जो कि एक आम इंसान के लिए ठीक नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम अपना इलाज करवाओ, ना कि अपने पति का। अगर तुम्हारे पति को कुछ भी हुआ तो उसका सारा इल्ज़ाम सीधा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाओगी। मालकिन उस बाबा जी की बात सुनकर घबरा गई। बाबा जी ने मालकिन को बहुत समझाया। मालकिन कम उम्र की थी और उन्हें इन सब बातों की समझ नहीं थी। मालकिन की शारीरिक ख्वाहिश आम इंसान से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मालिक को तरह तरह की दवाइयाँ देती। जिस रात मैंने मालिक के कमरे में पहली बार रोशनदान से देखा था, उस रात भी मालकिन मालिक को इंजेक्शन देने के बाद उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। जब मालिक उनसे पनाह मांग रहे थे तो वो अपनी मर्दानगी में ये बातें किसी को कह भी नहीं सकते थे कि वह अपनी पत्नी को खुश करने में नाकाम है। बाबा जी मालिक को समझा बुझा कर बाहर आए और मुझसे कहने लगे कि मैं मालिक को उनसे एक बार ज़रूर मिलाऊं। मालकिन को शायद इन सब बातों की समझ आ गई थी और वो अगले दिन से ही अपना इलाज करवाने लगी। जब मुझे मौका मिला तो मैं मालिक को उस बाबा जी के पास लेकर गया। बाबा जी ने मालिक को भी सारी बातें समझाई। मालकिन बहुत कम उम्र से ही इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करती आ रही थी और इसी वजह से वो हद से ज़्यादा जज्बात से बेकाबू हो गई। मालकिन को जब समझ हुई तो वह डॉक्टर से अपना इलाज करवाना शुरू कर दी और मालिक भी अपने आप को डॉक्टर को दिखाने लगे। कुछ ही महीनों में वो दोनों एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आए थे। मालकिन प्रेग्नेंट थी और मालिक भी सेहतमंद होकर अपने आने वाले बच्चे की तैयारियों में मगन थे। आजकल के दौर में हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जिससे वो दुनिया भर की तमाम चीज़ें आसानी से देख सकता है। लेकिन जब इसी चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जाए, यह हमारी जान पर भी उतर आता है। सही वक्त पर मेरे मालिक का इलाज शुरू हो गया था और उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया। अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नज़र रखना आज के दौर की सबसे अहम जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।